हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 76। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रणवीर और माही की केमिस्ट्री कैसी लगती है। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आप स्टोरी सुन रहे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप पूरी कहानी को जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक हमने कहानी में सुना था कि फिर कुछ देर चुप रहने के बाद माही दोबारा बोली, तुमने मुझे भड़काने के लिए सनाया के नाम का इस्तेमाल किया, जबकि वह बेचारी तो खुद कई परेशानियों से घिरी हुई है। रणवीर बस उसकी हेल्प कर रहा था, एक दोस्त होने के नाते। तो क्या गलत कर रहा था? अगर उसकी जगह मेरी कोई दोस्त किसी परेशानी में होती तो क्या मैं उसका साथ नहीं देती? सनाया बिल्कुल अकेली है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और अपने बच्चे की हालत देखकर वो कितना टूट गई थी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम अगर किसी का सहारा ना बन सको ना अनिरुद्ध, तो प्लीज किसी को बेसहारा करने की कोशिश भी मत करो, कहकर माही वहां से चली गई। अब आगे अनिरुद्ध माही को जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में अभी भी माही की कही हुई बातें गूंज रही थी। वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया, तभी सामने से आती हुई सावित्री जी ने उससे पूछा, अनिरुद्ध, यहाँ पर माही बैठी थी ना, वो कहाँ गई? अनिरुद्ध ने बिना सावित्री जी की तरफ देखे हुए यही कहा, उसे कोई जरूरी काम आ गया था इसीलिए वो चली गई। सावित्री जी ने कहा, मैंने तो उसे रुकने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, कल वैसे भी मैं कपूर मेंशन जा रही हूँ तो मिलना हो जाएगा। अनिरुद्ध सावित्री जी की तरफ मुड़ा और अपनी बाहें से काटते हुए बोला, आप कल कपूर मेंशन जा रही हैं, पर क्यों? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वेदांत और प्रिया वहीं शिफ्ट हो गए हैं। प्रिया प्रेग्नेंट है ना, और आशा जी यहाँ है नहीं, तो सास होने का फर्ज तो मुझे ही निभाना है। होने वाले बच्चे की सलामती के लिए एक छोटी सी पूजा होती है, इसीलिए मैं कल प्रिया को अपने साथ मंदिर लेकर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का फोन आया था, वैसे तुम भी चलो ना मेरे साथ, आखिर तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता है उसके साथ। सावित्री जी की बात सुनकर अनिरुद्ध वापस उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया और कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, आपको जाना है चली जाना, मेरी जरूरी मीटिंग है, कहकर वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। सावित्री जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपना सिर नाम हिलाया और फिर वहां से चली गई। अनिरुद्ध अपने रूम में पहुंचा ही था कि उसके पीछे ही अनाया रूम में आते हुए बोली, आजकल तुम्हारा दिल माही पर आया हुआ है ना, नॉट बैड। अनिरुद्ध, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि तुम माही जैसी बहन जी टाइप लड़की भी पसंद आती है। अनिरुद्ध जो अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था, उसने पलट कर अनाया की तरफ देखा, फिर काफी रूड तरीके से बोला, क्यों, तुमसे मैंने तुम्हारी राय मांगी नहीं ना, तो क्यों मुंह उठाए मेरे रूम में आ गई हो, निकलो अब यहाँ से। पर अनाया जाने की बजाय अनिरुद्ध के करीब आई और उसके सीने पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए बोली, वैसे तुम्हारे रूम में रहने का तो मेरा भी हक है ना अनिरुद्ध, बीबी को अपने हस्बैंड के रूम में रहने की का हक होता है। चलो वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने माही को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? जहाँ तक मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, वो इतना भी रहम दिल नहीं है। अनिरुद्ध को अनाया की बातों में छुपा हुआ तंज साफ नजर आ रहा था। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गेट की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं फिलहाल तुम्हारी कोई बकवास सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ अनाया, और आइंदा से मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के मत आना, कहकर अनिरुद्ध ने उसके रूम से बाहर धकेल दिया और उसके मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। अनाया गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोली, ये बात पर मुझे मेरी इंसल्ट करती रहती हो ना अनिरुद्ध, इसका बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पर पहले मुझे उस वेदांत और प्रिया को सबक सिखाना है, कहकर अनाया पैर पकड़ते हुए वहां से चली गई। दरअसल जब अनिरुद्ध माही का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था, अनाया उसी वक्त सीढ़ियों पर खड़ी हुई ये सारा नजारा देख रही थी। उसने अनिरुद्ध पर गुस्सा भी आता था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अनिरुद्ध का बिहेवियर अनाया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसे अपने करीब आने भी नहीं देता था। वो दुनिया वालों के सामने भले ही अनिरुद्ध की बीवी थी, लेकिन हकीकत क्या थी ये बात तो अनिरुद्ध और अनाया दोनों ही जानते थे। सनाया के आरव के कपड़े चेंज करके उसे तैयार कर दिया था और उसे वापस बेड पर लेटाते हुए कहा, अब तुम आराम करो, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ, ठीक है? आराम ने कहा, मम्मा मुझे मेरा फेवरेट टॉय तो दे दो, मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, उसके सिर को सहलाया, उसका फेवरेट टॉय उसे पकड़ा दिया और फिर रूम से बाहर आ गई। सनाया को आरव के लिए कुछ खाने के लिए बनाना था, क्योंकि वो अक्सर अपने बेटे के लिए खुद ही कुकिंग करती थी और आरव भी अपनी मोम के अलावा किसी और के हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। सनाया किचन में कुकिंग कर रही थी कि डोर बेल बजे। मेड ने डोर ओपन किया तो सामने माही खड़ी थी। मेड ने माही को सोफे पर बैठने के लिए कहा और सनाया को बुलाने के लिए चली गई। सनाया ने कुकिंग करते हुए पूछा, कौन है सीमा? सीमा ने कहा, मैम माही मैम आपसे मिलने आए हैं। माही कई बार यहाँ आ चुकी थी, इसीलिए मेड भी अब उनको पहचानती थी। सनाया ने गैस बंद किया और हैंड वॉश करके बाहर आई। माही को देखकर वो खुश हो गई। माही ने भी खड़े होते हुए सनाया को गले से लगा लिया। सनाया ने पूछा, क्या बात है माही, आज सुबह सुबह दिल खुश कर दिया? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं आरव के लिए मंदिर में पूजा करने गई थी तो उसके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। सनाया ने स्माइल करते हुए कहा, आरव अपने रूम में है, उसे प्रसाद अपने हाथों से ही खिला दो, तब तक मैं कॉफी भिजवाती हूँ, कहकर वो वापस किचन की तरफ बढ़ गई मेड को कॉफी कहने के लिए। सनाया जब रूम में आई तो आरव और माही दोनों ही बातें कर रहे थे। सनाया भी आकर उसके पास बैठ गई। माही आरव की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। सनाया काफी देर से माही को नोटिस कर रही थी कि उसे आज माही का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और थोड़ा उदास लगा। सनाया ने माही से पूछा, माही तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माही का ध्यान सनाया की बातों पर गया तो उसे ऐसे ही बनावटी स्माइल के साथ कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी सनाया की नजर माही की कलाई पर गई। उसकी कलाई को देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने उसकी कलाई को बहुत ही मजबूती से पकड़ा है। सनाया ने आरव के सामने पूछना सही नहीं समझा तो उसने माही को बाहर चलने के लिए कहा और आरव से कहा, आरव बेटा आप यहीं खेलो, हम जरा बाहर ही हैं, ओके, कहकर सनाया माही को बाहर ले आई।
माही और सनाया दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। उसने एक बार फिर माही से पूछा, माही तुम्हारे साथ हाथ पर ये चोट कैसे लगी? तो माही ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस चूड़ियां पहनते वक्त थोड़ा सा कट गया था। दरअसल जब अनिरुद्ध ने माही का हाथ पकड़ा था, माही ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी और अनिरुद्ध ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ चूड़ियां टूट गई कर माही के हाथ में डस गई थी और वहां से हल्का ब्लड भी आ रहा था। सनाया ने एक बार फिर कहा, माही तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? तुम्हारे हाथ पर किसी की पकड़ के निशान हैं और मुझे सच सच बताओ। देखो माही, तुम मुझे बड़ी बहन समझती हो, बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी सोल्व कर सकूं। माही तो पहले ही अंदर बहुत दुखी थी, क्योंकि अनिरुद्ध की वजह से उसका मूड खराब हो गया था और वो ये बात किसी न किसी से शेयर करना भी चाहती थी। लेकिन सनाया ने इतने प्यार से उसे पूछा तो माही ने की आंखें नम हो गई। उसने धीरे धीरे सारी बात सनाया को बता दी कि अनिरुद्ध ने उसके साथ कैसा बिहेव किया। इसकी वजह से वो थोड़ा डर भी गई थी। माही को तो ये सोच कर भी घबराहट हो रही थी कि अगर अनिरुद्ध ने उसे नहीं छोड़ा होता, क्या उसके साथ कुछ गलत कर देता तो क्या होता। वो तो खुद को बचा भी नहीं पाती। सारी बात बताने के बाद माही रोने लगी। अब उसका डर उसके चेहरे पर नजर आने लगा। सनाया उसके पास गई और उसे गले से लगाते हुए चुप करवाने लगी। सनाया को माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने अनिरुद्ध पर गुस्सा भी आ रहा था कि नफरत की आग में अनिरुद्ध कितना ज्यादा बुरा बन गया है। उसने मन ही मन सोच लिया, अब उसे इस बारे में अनिरुद्ध से बात करनी होगी। माही की लास्ट की बात सुनकर कि अनिरुद्ध ने उसे जाने के लिए कहा तो कहीं ना कहीं सनाया को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कुछ तो ऐसा था जो आज भी अनिरुद्ध को रोका रहता था। आज वो चाहता तो आसानी से अपनी हदें पार कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने माही को छोड़ दिया। शायद आज भी उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ बाकी हैं। माही अब जब थोड़ी शांत हुई तो उसने सनाया से कहा, मैं आज ही रणवीर से इस बारे में बात करूंगी। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, रणवीर से छिपाकर रखी, पर अब नहीं करूंगी। माही की बात सुनकर सनाया के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। उसे पता था कि रणवीर का गुस्सा कितना खतरनाक है। ये बात जाकर तो वो अनिरुद्ध की जान ही ले लेगा। सनाया ने माही का हाथ पकड़कर उसे कहा, माही क्या तुम एक बात मानोगी? तो माही ने सवालिया नजरों से सनाया को देखते हुए पूछा, कैसी बात सनाया? सनाया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज तुम रणवीर से इस बारे में कोई बात मत करना। तो माही सनाया की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई कि भला सनाया क्यों चाहती है कि वो अनिरुद्ध की हरकत के बारे में रणवीर को ना बताए। सनाया की बात सुनकर माही ने कंफ्यूज से पूछा, सनाया तुम मुझसे मना क्यों कर रही हो? और अनिरुद्ध आज जो हरकत की है उसी बारे में मेरे पति को मालूम होना चाहिए। वो आगे भी ऐसा कर सकता है मेरे साथ। सनाया ने कहा, मैं जानती हूँ कि अनिरुद्ध तुम्हारे साथ सही नहीं किया और जो कुछ भी वो कर रहा है वो भी सही नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी बात पर भरोसा करो, वो वैसा नहीं है जैसा तुम उसके बारे में सोच रही हो। अगर अनिरुद्ध वाकई में ऐसा होता तो वो तुम्हें आसानी से छोड़ता नहीं, बल्कि उसने खुद तुम्हें जाने के लिए कहा। सनाया की बात सुनकर माही भी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे भी हैरानी हुई थी जब अचानक से अनिरुद्ध ने उसे छोड़ दिया था। फिर वो सनाया की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा कर क्यों रहा है? वो तो जब भी मुझे मिलता है उसने मेरे साथ बदतमीजी ही की है। पहले तो सनाया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, वक्त और हालात ने उसे बदल दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। अब माही को एक और झटका लगा। उसने पूछा, तुम्हारी वजह से? क्या तुम पहले से अनिरुद्ध को जानती हो? सनाया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत अच्छे से उसे जानती हूँ, काफ़ी सालों पहले से, बल्कि ये कहो कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। माही अब हैरान नजरों से सनाया को देख रही थी। उसने सनाया से कहा, सनाया मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? और रणवीर को सब सच बताने से तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अब सनाया को भी लगा कि माही को सच बता ही देना चाहिए, क्योंकि अगर माही ने भूल के भी अनिरुद्ध की हरकत के बारे में रणवीर को बता दिया तो रणवीर गुस्से में आकर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। और सनाया नहीं चाहती थी कि रणवीर किसी भी तरह का नुकसान अनिरुद्ध को पहुंचाए। वो खुद अनिरुद्ध के लिए एक कोशिश करना चाहती थी, उसे वापस पहले जैसा बनाने की। सनाया कुछ देर तो चुप रही, फिर सोचकर बोली, अनिरुद्ध और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जैसे ही हम 10 एज के पहुंचे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में आ गए। धीरे धीरे अनिरुद्ध का प्यार मेरे लिए गहरा होता गया। उसने तो हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच लिया था। वो जब भी मुझसे मिलता हमेशा इस बारे में मुझे बताता रहता था। उसके लिए तो उसकी सारी खुशियाँ मुझसे शुरू होती और मुझ पर ही खत्म होती थी। वो मेरी हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता। मेरी जरा सी परेशानी में वो भी परेशान हो जाता। जब मैं और अनिरुद्ध कॉलेज में आए तो मैं पहली बार रणवीर से मिली। रणवीर की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उस उम्र काफ़ी कम थी, इसीलिए कभी प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क नहीं कर पाई और ना ही अनिरुद्ध के गहरे और सच्चे प्यार को समझ पाई। मेरे अंदर धीरे धीरे रणवीर के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही गया और मैं अनिरुद्ध से दूर होती गई। बीते वक्त के साथ मैं उसे इग्नोर करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध का मेरे प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो हर कोशिश करता मुझे खुश करने की, लेकिन मेरा दिल दिमाग पर तो रणवीर छाया हुआ था। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अनिरुद्ध से ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन वैलेंटाइन डे था। अनिरुद्ध ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। वो बड़े ही प्यार से मेरे फेवरेट रेड रोज का बुक्का लेकर आया और मुझे प्रपोज करने के लिए रिंग भी लाया था, लेकिन मैंने बड़ी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ दिया, सिर्फ रणवीर को पाने के लिए। कहते हुए सनाया की आंखें नम हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी सनाया और अनिरुद्ध की लव स्टोरी। क्या आपको अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि क्या सनाया और अनिरुद्ध भविष्य में एक हो पाएंगे? क्या अनिरुद्ध आरव को अपना पाएगा? अगर ऐसा होगा, आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आगे से उसी तरफ से स्टोरी को डिजाइन करें।
बस उसी दिन के बाद से अनिरुद्ध पूरी तरह से बदल गया। वो इस सब का कारण रणवीर को समझता था, इसीलिए वो रणवीर और रणवीर से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। माही को तो ये सब जानकर काफी हैरानी हो रही थी। सनाया ने आगे कहा, रणवीर को तो पता ही नहीं था मेरे और अनिरुद्ध के रिलेशन के बारे में। इनफैक्ट उसे तो आज तक नहीं पता कि मैंने उसके लिए अनिरुद्ध का दिल तोड़ा था। इसीलिए अनिरुद्ध हमेशा उसे दुश्मनी निभाने पर तुला रहता है। वो तो तुम्हें भी परेशान इसीलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हारे जरिए रणवीर से बदला ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आज भी अच्छाई जिंदा है, इसीलिए उसने तुम्हें जाने दिया। कहते हुए सनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक बार फिर माही का हाथ पकड़ते हुए कहा, माही, मैंने जो उसके साथ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है, इसीलिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अनिरुद्ध के दिल में बसती नफरत को निकालकर उसे फिर से पहले की तरह बना सकूं, ताकि वो खुद को और औरों की जिंदगी को बर्बाद ना करे। इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बस तुम मुझ पर एक एहसान कर दो कि रणवीर को इस बारे में कुछ मत बताना। सनाया की बात सुनकर माही थोड़ा परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो रणवीर से ये सब कैसे छुपाए। पहले भी जब उसने रणवीर से सच छुपाया था तो तब रणवीर ने उसे पर बहुत गुस्सा किया था। सनाया की बात सुनकर उसने कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि अनिरुद्ध के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उसका दिल टूटा था, और दिल टूटने का दर्द क्या होता है ये माही अच्छे से जानती थी। उसने कुछ सोचकर सनाया से कहा, ठीक है सनाया, इसके बारे में मैं रणवीर को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर अनिरुद्ध ने दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ किया तब तुम भी मुझे नहीं रोकोगी, तब मैं रणवीर को सब कुछ बता दूंगी। सनाया को तो इस बात की तसल्ली थी कि माही इस बार रणवीर से कुछ नहीं कहेगी। उसने सवाल करते हुए माही से कहा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि अनिरुद्ध तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने वाकई में कुछ करना होता तो वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देता। माही अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोली, अच्छा सनाया, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, बाद में फिर से मैं हीर और माही को लेकर आऊंगी आरव को उनसे मिलवाने के लिए। आरव का बहुत मन हो रहा है उनसे मिलने का। सनाया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी बड़ा मन है हीर और माहिर से मिलने का। माही ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और फिर वहां से चली गई। माही जब घर आई तो उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और फुल बाजू का अनारकली सूट पहन लिया ताकि उसकी चोट छिप जाए, क्योंकि रणवीर अगर उसकी हाथों की चोट देखता तो उसके सवाल पूछ कर वो उसके मुंह से सच्चाई बाहर निकलवा ही लेता, और फिर रणवीर के गुस्से को कंट्रोल करना माही की बस की बात नहीं थी। रियांश का मेंशन। रियांश डाइनिंग टेबल पर बैठे कर पूरी डाइनिंग टेबल को आंखें फाड़े देख रहा था। वहीं उसके बगल वाली चेयर पर रूही बैठी हुई थी, जिसका चेहरा इस वक्त खुशी से चमक रहा था, पर रियांश के चेहरे पर खुशी के बजाय हैरानी नजर आ रही थी। उसने एक फेक स्माइल के साथ रूही से पूछा, रूही, क्या वाकई में ये सब कुछ तुमने बनाया है? रूही ने खुश होते हुए कहा, वो नहीं तो क्या, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। फिर उसने साथ में खड़ी हुई मेड को देखकर कहा, थैंक यू संगीत आंटी, मेरी हेल्प करने के लिए। आप मुझे ऐसे ही सिखाती रही तो मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी कुक बन जाऊंगी। रियांश ने कहा, रूही, घर में कुक रखे हुए हैं ना, तो फिर तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी है? रूही रियांश की प्लेट लगाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये काम तो बीवी का होता है ना, और मैं एक अच्छी पवित्र पतिव्रता पत्नी बनकर दिखाऊंगी, और हर पत्नी को अपने सारे फर्ज पूरे करने चाहिए, तो मैं भी तो पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ, है ना, तो इसमें क्या गलत है? कहते हुए ही उसने रियांश की प्लेट को खाना सर्व कर दिया। खाने की शक्ल देखकर ही रियांश की भूख तो वैसे ही खत्म हो गई। फिर उसने खा जाने वाली नजरों से पास खड़ी मेड को देखा और बनावटी स्माइल के साथ उसे पूछा, संगीता आंटी, आप ही रूही को ये पतिव्रता पत्नी बनने की टेक्निक सिखा रही है ना? संगीता आंटी ने बेचारू वाली शक्ल बनाते हुए हामी सिर हिलाया तो रियांश ने कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने गांव चले जाना चाहिए, तो कल से आप 3 महीने के लिए अपने गांव जाइए, चिंता मत करिए, आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दी जाएगी, ठीक है? रियांश की बात सुनकर रूही ने रियांश से कहा, संगीता आंटी चली जाएगी तो मुझे और बातें कौन सिखाएगा? नहीं आंटी, आप नहीं जा सकती। रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूही को अपनी गोद में उठा लिया और फिर कहा, बाकी की बातें तुम्हें मैं सिखा दूंगा कि अच्छी पत्नी अपने पति को खुश कैसे रखती है, तो उसका पहला लेसन शुरू होता है आज से। कहते हुए वो उसे अपने रूम में लेकर जाने लगा। रूही ने रियांश को गोद से उतारने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तुम तो कुछ खाए ही नहीं। रियांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर भरते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे कुछ और खाना है। कहने के साथ ही उसने रूही को रूम में लाकर बेड पर पलट दिया और देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रूही जल्दी से बेड पर बैठी हुई बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? कहते हुए रूही थोड़ी पीछे खिसक गई। रियांश ने अपनी शर्ट रिमूव करके उसे फर्श पर फेंक दिया और रूही की तरफ झुकते हुए उसके पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से रूही बेड पर ही लेट गई और अपनी आंखें बड़ी करके रियांश को देखते हुए बोली, रियांश। रूही से आगे कुछ और कहती रियांश उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए मैग्नेट वॉइस में बोला, सी कुछ मत कहो, तुम ही तो पत्नी वाले सारे फर्ज निभाना चाहती हो, तो ये फर्ज भी अच्छी तरह से निभाओ। इट इज योर बेटर टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी इन बेड टू। कहते हुए उसने झुककर रूही के ईयर लोब को किस कर लिया। रियांश के होठों का टच महसूस कर रूही की पूरी बॉडी में एक सिरन सी दौड़ गई। रूही ने कसकर रियांश के कंधे को पकड़ लिया। रियांश उसकी नेक पर किस करते करते सेडक्टिव वॉइस में बोला, आई एम एग्री एंड ऑल ए नीड राइट नाउ इज योर असेंबली यू। रियांश ने हर टच से रूही को अपनी बॉडी में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। इसी के साथ उसके नाखून रियांश के कंधे पर गड़ने लगे। रियांश ने अपने सिर उठाकर रूही के चेहरे की तरफ देखा। रूही का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल था। रियांश ने नजर मिलते ही उसने अपनी लंबी पलकों को शर्माकर झुका लिया।
रूही को ऐसा शर्माते देखकर रियांस के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपने होठ रूही की कांपते होठों पर रख दिए। इसी के साथ थोड़े दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक दूसरे के एहसास को महसूस करने लगे। रियांस पहले तो काफी सॉफ्ट रूही को किस कर रहा था, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि रूही को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ना चाहते हुए भी उसे होठों को दूर हो गया। इस वक्त दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रियांस एक्साइटमेंट में उसकी नेक को हल्की सी वाइट भी कर रहा था। इसी के साथ रूही की सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुन रियांस अब खुद पर कंट्रोल खोने लगा। उसने जैसे ही अपना एक हाथ रूही के पल्लू को हटाने के लिए बढ़ाया, रूही समझ गई कि रियांस क्या करने वाला है। उसने अपने हाथ से उसके हाथ को रोक दिया। रूही का ऐसा रोकना रियांस को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो रूही को साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो कुछ देर रुका और फिर रूही के ऊपर से उठ गया। रियांस ने रूही को कुछ नहीं कहा, लेकिन रूही समझ गई कि रियांस को अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या कर रही है रूही? रियांस और तेरी शादी को काफी वक्त बीत गया है। रियांस ने अब तक तेरी मर्जी का मान रखा है और तू है कि उसका हक तक नहीं दे सकती। अब वक्त आ गया है रियांस को अपने पति होने का हक देने का। अब वक्त आ गया है पूरी तरीके से उसे उसकी बन जाने का। रूही बेड से उठी और भागकर रियांस के पीछे से हक कर लिया। रियांस वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था जब रूही ने उसे बैग पर अपना सिर टिका लिया। रियांस पीछे मुड़ा और सवालिया नजरों से रूही को देखने लगा। रूही ने पलके झुका ही कहा, रियांस मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ। रियांस ने रूही की चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया तो रूही ने अपनी पलकें उठाकर रियांस की तरफ देखा। रियांस ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, ये सब तुम सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रही हो ना, पर मैं तुम पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। कहकर वो जाने के लिए जैसे ही बढ़ा, रूही ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर रियांस से कहा, नहीं रियांस, मैं ऐसा किसी प्रेशर में आकर नहीं कर रही हूँ। मैं दिल से तुम्हारी होना चाहती हूँ। हमारे बीच के रिश्ते का अधूरापन खत्म करना चाहती हूँ। कहने के साथ ही पंजू केवल खड़ी हुई और रियांस के होठों पर अपने होठ रख दिए। रियांस ने सोचा नहीं था कि रूही उसे किस करेगी। पहले तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई, फिर उसने रूही को कमर से कसकर पकड़ लिया। रूही किसी अनाड़ी की तरह रियांस के निचले होठ को सक कर रही थी, जैसे कोई बच्चा लॉलीपॉप को चूसता है। पर रियांस को यह भी अच्छा लग रहा था। 1 मिनट की किस के बाद ही रूही ने रियांस से दूर होने लगी, पर रियांस ने उसे दूर जाने नहीं दिया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर एक बार फिर से किस करने लगा। तो दोस्तों, अभी तक मैं देख रही हूँ, आपने इस स्टोरी को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना रूही और रियांस का रोमांस आपको कैसा लगा। रूही ने रियांस के शर्ट के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और आंखें बंद किए हुए वो रियांस को महसूस करने लगी। रियांस ऐसे ही किस करते हुए रूही के करीब करीब धकेलते हुए पीछे की तरफ बेड के पास ले जाने लगा। रियांस का एक हाथ रूही के सर पर और दूसरा हाथ उसके बैक पर था और इसी के साथ वो रूही को लेकर बेड पर गिर गया। रूही अब उसके नीचे थी और रियांस उसके ऊपर। किसी किस की वजह से रूही जैसे पूरी तरह से रियांस के बस में हो चुकी थी। रियांस का एक हाथ रूही की कमर को सहला रहा था और रियांस के हर टच के साथ रूही की बॉडी के पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि रियांस अब काफी डीपली किस कर रहा था। वो जैसे पूरी तरह से रूही के होठों को टेस्ट लेना चाहता था। वह अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था कि वह रूही के साथ सॉफ्टली पेश आए, लेकिन रूही की नजदीकियां उसे वाइल्ड बना रही थी। वह धीरे धीरे वाइल्ड और वाइल्ड होता ही गया। उसने किस करते हुए रूही के पल्लू को उसके कंधे से हटा दिया। रियांस के इतने इंटेंस सन किसी की वजह से रूही की सांसें उखड़ने लगी। जब इसका एहसास रियांस को हुआ ना चाहते हुए भी उसे रूही से थोड़े दूर होने पड़ा। रियांस ने रूही के सॉफ्ट होठों को अपने होठों की गिरफ्त में आजाद किया और अपनी मदहोश नजरों से रूही को देखने लगा। रूही की आंखें इस वक्त बंद थी, उसके गाल एकदम बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। इस वक्त रियांस को रूही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसने स्माइल करते हुए रूही के गालों पर किस किया। रूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रियांस को देखने लगी। मदहोश तो रूही की आंखों में भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही शर्म भी आ रही थी और हया भी, क्योंकि यह पहली बार था जब वो किसी के इतना करीब थी और वह किसी कोई और नहीं, उसका खुद का पति था, जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग जागने लगी थी और आज उसे उसका एहसास भी होने लगा था। सिर्फ रियांस ही नहीं, खुद रूही भी रियांस के करीब पर आना चाहती थी। आज उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कनों ने इस बात को मोहर लगा दी थी कि उसे भी रियांस से प्यार हो गया है। रियांस के होठ अब रूही के नेक को सहलाने लगे, जिससे मदहोश होकर रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी सॉफ्ट अंगुलियां रियांस के बालों में चल रही थी। रियांस के बाइट करने की वजह से रूही के मुंह से आ निकल रही थी, जिससे रियांस का एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा हाई हो गया था। उसके होठ अब ऊपर से नीचे तक बढ़ने लगे। वह रूही की कॉलर बोन को किस और बाइट कर रहा था। रियांस का भी ये फर्स्ट टाइम ही था। इससे पहले वह कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था, इसीलिए अब वो पूरी तरह से बहकने लगा था। उसके अंदर रूही को पूरी तरह से पाने की चाहत बीते वक्त के साथ बढ़ने लगी थी। रियांस ने झटके से रूही की साड़ी को उसकी बॉडी से अलग किया। रूही का परफेक्ट फिगर देखकर रियांस को जैसे पूरी तरह से पागल ही हो गया था। उसने झटके से रूही को पलट दिया और रूही की बैक पर किस और बाइट करने लगा। रूही ने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। कुछ ही देर में रियांस अब उसकी पूरी बॉडी को दीवानों की तरह चूम रहा था। रियांस ने रूही की जिस्म पर जगह जगह अपनी प्यार की मोहर लगा दी थी। वही रूही अब मदहोश नजरों से रियांस को देख रही थी। कुछ देर बाद रियांस ने अपने कपड़े भी निकालकर फर्श पर फेंक दिए और उसे रूही को खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। रूही को इस वक्त रियांस के सामने बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपने आप को कवर कर रही थी। रियांस ने रूही के हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर प्रेस कर दिया। रूही की तो शर्म की वजह से हालत खराब हो रही थी। उसने धीरे से रियांस का नाम पुकारा, रियांस ने शरारती स्माइल के साथ कहा, यह हक तुमने मुझे खुद दिया है तो तुम मुझे अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को नहीं छुपा सकती। अपनी खूबसूरत बीवी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने का हक है मुझे। कहने के साथ ही वो उसे फिर से किस करने लगा। रियांस रूही के होठों को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। कभी रूही को अपने निचले हिस्से में एक तेज दर्द की लहर महसूस हुई,
लेकिन उसकी चीख उसके मुंह में ही दबकर रह गई, क्योंकि उसके होठ रियांस के होठों की गिरफ्त में थे। लेकिन उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू बहने लगे। वो रियांस की पकड़ से छूटने के लिए झटपटाने लगी। रियांस समझ रहा था कि ये फर्स्ट टाइम है तो उसकी पेन भी काफी होगा, इसीलिए वह कुछ देर के लिए रुक गया और रूही के होठों को बड़े प्यार से किस करने लगा। कुछ ही देर बाद जब रूही थोड़ा शांत हुई तो रियांस ने उसके होठों को छोड़ दिया और रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो, सिर्फ मेरी। रियांस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रूही रोते हुए बोली तो रियांस उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, थोड़ा पेन तो तुम्हें सहन करना ही होगा, क्योंकि मैं अब नहीं रुक सकता। कहने के साथ ही उसे किस करते हुए रूही को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। रूही को अब भी काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने कसकर रियांस को पकड़ लिया। उसकी आंखों के किनारे से आंसू भी बह रहे थे। रियांस शुरू में तो काफी जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा वाइल्ड होने लगा। पूरी रात उसे रूम में रियांस की गहरी सांसें और रूही की सिसकियों की आवाज गूंजती रही। आज उसके रिश्ते का अधूरापन पूरी तरह से खत्म हो गया था और दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। माही की आंखें कुछ देर पहले ही लगी थी कि तभी उसकी नींद किसी अजनबी की आवाज़ से टूटी। उसने लेटे हुए ही इधर उधर देखा तो आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई रही है, तो उसने महसूस किया कि यह आवाज़ रणवीर की थी। रणवीर जो अभी सोफे पर सोया हुआ था। माई उठकर बैठ गई और गौर से आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगी। रणवीर नींद में ही कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। माई उसे गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बेड से नीचे उतरी और रणवीर के पास सोफे तक आई और उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गई। वो उसके होठों के पास अपने कान ले जाकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। माई इतना तो समझ गई थी कि रणवीर कोई सपना देख रहा है, इसीलिए वो नींद में बड़बड़ा रहा है। रणवीर नींद में ही बड़बड़ा रहा था। रणवीर की बातें माही को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बढ़ती हो जा रही थी। उसका दिल, दिमाग और अंदर का जगह जासूस सभी एक साथ एक्टिव हो गए। उसने हैरानी से रणवीर की तरफ देखा, जो अभी भी नींद में बड़बड़ाया जा रहा था। माही ने एक बार फिर से उसकी बात सुनने की कोशिश की। रणवीर काफी सैड टोन में बोल रहा था, ये तुम्हारी जूसी लिप्स मेरी प्यास बढ़ा रहे हैं। सॉरी डार्लिंग, तुम्हारी ये मखमली जिस्म मुझे बहका रहा है। यू आर सो ब्यूटीफुल। ओ सारा, डोंट टॉर्चर मी एंड मोर कम टू मी। माही अब रणवीर को ऐसे देख रही थी जैसे उसे खा ही जाएगी। उसने गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो खुद में ही बड़बड़ाई, सॉरी डार्लिंग, सपने में किसी और के साथ रंगरलियां मनाने जा रही है। रणवीर रोय कपूर, तुम्हें तो मैं बताऊंगी कि बीबी क्या चीज होती है। उसने धीरे से रणवीर के कान के पास जाकर पूछा, ये सारा डार्लिंग कौन है रणवीर? रणवीर एक बार फिर बड़बड़ाया, सारा काफी हॉट लगी है, मेरी क्लाइंट की सेक्रेटरी है। यूएफ क्या चीज है वो? सारा, मन करता है उसे तो खा जाऊं मैं, सारा का सारा। कहने के साथ ही रणवीर ने माही को पूरा खुद पर खींच लिया और उसकी कमर पर कसकर पकड़ लिया। माही रणवीर की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने रणवीर पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाकर वो उसका सारा मर्डर कर दे, उस सारा का मर्डर कर दे। रणवीर उसकी बैग पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, सारा तुम्हारा ये जिस्म संगमरमर की तरह है, जी चाहता है पूरा दिन तुम्हें अपनी बाहों में भर कर रखूं। फिर उसकी नेक और अपने होठ फेरते हुए बोला, और तुम्हारी ये जिस्म की खुशबू हर बार मुझे मदहोश कर देती है। ओह सारा, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे सौंप दो खुद को, सारा, सारा का सारा। माही रणवीर से खुद को छुड़ाते हुए बोली, रणवीर छोड़ो मुझे, मैं आपकी सारा नहीं हूँ, छोड़ो। कहते हुए वो रणवीर के सीने पर मारने लगी, लेकिन रणवीर ने उसे छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लिया और उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, आई एम क्रेजी फॉर यू सारा। माही को तो रणवीर की बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से में रणवीर के सीने पर जोर से बाइट किया, जिससे रणवीर की पकड़ कुछ देर के लिए ढीली पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर माही रणवीर से दूर हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर रणवीर को घूट कर देखने लगी। पर रणवीर अभी भी नहीं रुका। वो फिर बोला, तुम्हारा हमेशा मुझे ऐसा बाइट करना मुझे और शेड्यूल करता है सारा। माही वर्ल्ड कैट अब माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पैर पटकते हुए अपने बेड पर वापस आई और गुस्से में बोली, रणवीर कल उठिए आप, कल मैंने आपके पूरे दिन की बैंड ना बजा दी ना तो मैं भी माही रणवीर रॉय कपूर नहीं, और उस सारा का तो ढूंढ कर मर्डर करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के सपने में आने की? कहकर उसने ब्लैंकेट को अपने मुंह तक ढका और लेट गई। पर नींद तो अब उसके आने से रही। वो कभी इधर तो कभी उधर करवट बदल रही थी। वहीं माही के जाते ही रणवीर ने अपनी आंखें खोली और अब उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वो माही की तरफ देख ही रहा था। उसने अपने सीने पर उस जगह हाथ रखा जहां पर माही ने बाइट किया था। फिर वो धीरे से बोला, माही वर्ल्ड कैट। तो दोस्तों, ये रणवीर की चाल थी माही को अपने पास बुलाने की। क्या आपको रणवीर और माही की ये केमिस्ट्री पसंद आई? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रणवीर सावर लेकर बाहर आया और चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर आज सुबह से ही माही के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। उसे तो लगा था कि माही सुबह उठते ही सबसे पहले उसे लड़ेगी, पर माही ने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी तरफ से तब तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन रणवीर को कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा था। वो अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था कि तभी उसकी नज़र मिरर पर गई तो उसने देखा माही उसके पीछे खड़ी अपने हाथ बांधे रणवीर को अजीब ही नजरों से घूर रही थी। रणवीर पीछे मुड़ा और माही से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और सुबह से तब तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, हुआ क्या है? माही ने बनावटी हंसी के साथ कहा, पतिदेव मैं कहाँ से अजीब बिहेव कर रही हूँ, मैं तो यहाँ आपको बुलाने के लिए आई थी ब्रेकफास्ट के लिए। आज मैंने सारा ब्रेकफास्ट खुद अपने हाथों से बनाया है, सारा का सारा, तो तुम्हें ब्रेकफास्ट खत्म करना होगा, सारा का सारा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी बहुत सारा, तो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ और मुझे वेट मत कराओ बहुत सारा। माही सारा वर्ड पर कुछ ज़्यादा ही जोर देते हुए बोली और पलट कर रूम से बाहर चली गई। रणवीर अपनी आंखें छोटी करके मिरर में देखते हुए खुद से ही बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तूफान से पहले की शांति है। रणवीर बेटा, कहीं तेरा दाव तुझ पर ही उल्टा ना पड़ जाए। फिर कुछ सोचते हुए, सरप्राइज, माही ने कहा कि वो मुझे सरप्राइज देने वाली है। तभी उसे कुछ याद आया और वो चौंकते हुए बोला, ओह नो, कहीं ये मोम से मेरी शिकायत तो नहीं
करके आई। अगर ऐसा है तो पक्का मोम पहले ही फुर्सत में मेरी खातिरदारी करेगी और बाद में पूछेगी, बता बेटा रणवीर बात क्या है। नो, मुझे अपने बच्चों को सामने नहीं पीटना, मुझे माही को रोकना होगा। कहते हुए रणवीर रूम से बाहर भागा। अब क्या करें, हमारा डेविल किंग जो किसी से ना डरे, वो अपनी दादी और मोम के हाथों की मार से। दरअसल रणवीर ने बचपन से अपनी हरकतों की वजह से अपनी माँ के हाथों से बहुत मार खाई है। वो कुछ करते तो भी पिटता था और कुछ ना करे तो भी पिटता था, क्योंकि उसकी इमेज ही कुछ ऐसी बन गई थी अनीता जी और दादी के सामने। आखिरकार अपनी शरारतों से उसने अपनी माँ और दादी की नाक में दम जो किया हुआ था। जब तक रणवीर बाहर आया तब तक माही डाइनिंग हॉल तक पहुंच चुकी थी। रणवीर ने अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा दिए, पर उसका पूरा फोकस अनीता जी के फेस पर था। वो देखना चाहता था कि उसकी मोम गुस्से में है या नहीं, और अगर है तो उसका गुस्सा किस लेवल तक बढ़ा हुआ है। पर उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ नहीं पा रहा था कि रियल में उसकी मोम का मूड कैसा है। माही एक तिरछी स्माइल के साथ रणवीर को देख रही थी और अनीता जी से कुछ बात कर रही थी। अनीता जी ने रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम आ गए रणवीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रणवीर ने खुद से ही अंदाजा लगा लिया कि वो जरूरी काम क्या होगा। उसने एक नज़र बच्चों की तरफ देखा। आयु, हीर, माहिर तीनों ही अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। रणवीर ने अपनी मोम से कहा, मोम आपके रूम में चल कर बात करते हैं ना, यहाँ पर ये बात करना जरूरी है क्या। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, क्यों, यहाँ दिक्कत क्या है। माही भी स्माइल करते हुए रणवीर के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसे भी कहा, हाँ रणवीर, यहाँ पर बात करने में क्या दिक्कत है। आफ्टर ऑल ऐसी बातों पूरी फैमिली के सामने होनी चाहिए, तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। रणवीर को माही की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे माही कह रही हो उसकी खातिरदारी पूरी फैमिली के सामने होनी चाहिए। रणवीर ने घूरते हुए माही को देखा और मन ही मन कहा, माही की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज अगर मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत का फलूदा हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। तभी रणवीर ने कानों में एक बार फिर अनीता जी की आवाज़ गई। हाँ तो रणवीर, मैं कह रही थी कि इससे पहले कि अनीता जी अपनी बात पूरी करती, रणवीर ने उन्हें रोकते हुए जल्दी से बोला, मोम एक मिनट रुको। फिर अपने बच्चों को देखते हुए, बच्चों अपने रूम में जाकर ब्रेकफास्ट करो, यहाँ पर बड़े कुछ जरूरी बात कर रहे हैं ना। तो दादी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर बच्चों को क्यों भेज रहा है, बच्चे यहीं बैठकर नाश्ता करेंगे, चलो बच्चों नाश्ता करो। रणवीर खा जाने वाली नजरों से अपनी दादी को घूरते हुए मन ही मन बोला, दादी आने दो दादाजी को, तुम्हारे सारे रसगुल्लों के डिब्बे जब्त ना करवाए ना तो मैं भी अपना आपका पोता नहीं। तभी अनीता जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, रणवीर मैं सोच रही थी कि माही को भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारी असिस्टेंट की पोस्ट पर तुम्हारे अंडर रहकर काम करेगी तो ये भी कुछ सीखेगी, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। अनीता जी की बात सुनकर रणवीर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए हुए कभी अनीता जी को तो कभी माही को देख रहा था। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे ये बात थी क्या। रणवीर का ऐसा रिएक्शन देखकर माही को मन ही मन हंसी तो बड़ी आ रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर थोड़ी बनावटी उदासी लाते हुए बोला, देखो मोम, मैंने कहा था ना ये नहीं मानेगी। अनीता जी ने माही से कहा, अरे मानेगी क्यों नहीं, जितना वो ऑफिस रणवीर का है तुम्हारा भी तो है। फिर अनीता जी ने रणवीर को करीब करीब हुक्म देते हुए कहा, माही कल से क्यों, आज से ही तुम्हारे साथ ऑफिस आएगी, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनकर, ठीक है। रणवीर वापस अपने होश में आया और मन ही मन खुश होते हुए बोला, बच गया रणवीर। फिर बच्चों की तरफ देखकर हीर के सिर पर हाथ प्यार से फेरते हुए बोला, बच्चों अच्छे से नाश्ता करना, ठीक है, नाश्ता हमेशा पेट भरकर करना चाहिए। फिर उसने एक नज़र अपनी दादी की तरफ देखा जो अपने पड़पोतियों के मुंह में दलिया खाने में बिजी थी। दादी जितने डिब्बे रसगुल्ले खाने हैं शौक से खाओ, मैं दादाजी को कुछ नहीं कहूँगा, आखिर आपकी ज़िंदगी के दिन भी कितने बचे हैं, खाओ पियो मस्त रहो। अनीता जी और माही दोनों ही रणवीर को अजीब नज़रों से घूर रही थी। अनीता जी ने धीरे से माही से कहा कि रणवीर कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा है आज। माही को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रणवीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने बड़ी मासूमी से अनीता जी से कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है ये कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। फिर अनीता जी ने रणवीर से कहा, रणवीर तुमने जवाब नहीं दिया, माही जाएगी ना तुम्हारे साथ ऑफिस। रणवीर ने स्माइल करते हुए अनीता जी से कहा, हाँ मोम क्यों नहीं, माही बिल्कुल जाएगी, इसी बहाने मुझे अपनी बीवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। क्यों माही। रणवीर के होठों पर एक ना दिखने वाली डेविल स्माइल थी और कोई तो नहीं पर माही अच्छे से नोट कर रही थी। पर इस वक्त रणवीर माही को दोनों के दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे थे। अनीता जी ने माही से कहा, माही तुम ऐसा करो जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, फिर रणवीर के साथ चली जाना, ठीक है, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ दूंगी। माही ने हमें सिर हिलाया और एक नज़र रणवीर को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद माही रेडी होकर नीचे आई। माही का लुक और दिनों से डिफरेंट था, वह आज पूरी तरह से प्रोफेशनल लग रही थी। माही ने इस वक्त ब्लैक और वाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था और हाथों में अपना पर्स और फोन पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। रणवीर की नज़र तो उस पर ही ठहर सी गई। उसने मन ही मन कहा, उफ, ये लड़की हर बार मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत क्यों लगती है, क्या जरूरत है इतना खूबसूरत होने की। माही क्यों मेरे सब्र का इंतजाम ले रही हो यार। रणवीर अपने ख्यालों में ही था जब माही उसके पास आकर खड़ी हो गई और रणवीर को खोया हुआ देखकर उसके चेहरे के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, रणवीर कहाँ खो गए हो आप, चलिए भी देरी हो जाएगी। माही की आवाज़ सुनकर रणवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और कुछ पल माही को देखने के बाद बोला, यस लेट्स गो। अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा हुआ था, एक फाइल को देख रहा था। तभी उसका डोर नॉक हुआ तो उसने फाइल पर नजर गड़ाए हुए ही कहा, कम इन। डोर ओपन होते ही की आवाज़ आते ही उसने बिना अपनी नजरें उठाए ही कहा,
यहाँ क्यों आई हो? अनिरुद्ध को पता था कि इस वक्त कौन उसके केबिन में आया है, क्योंकि उसके असिस्टेंट ने पहले ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। सामने सनाया खड़ी हुई थी। जब वो कुछ नहीं बोली तो अनिरुद्ध ने फाइल को बंद करके डेस्क पर रखा और उसके देखते हुए एक बार फिर पूछा, तुमने बताया नहीं कि क्यों आई हो यहाँ? अनिरुद्ध रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठा हुआ था। वहीं सनाया उसके सामने खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करे। सनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि कुछ देर बाद सनाया को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाकर अपने सामने देखा तो अनिरुद्ध उसके बहुत करीब खड़ा था और अपनी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था, जिसकी वजह से सनाया 2 कदम पीछे की तरफ चली गई। अनिरुद्ध ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बताया नहीं तुमने सनाया, आखिर आज तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो? अनिरुद्ध के पास आने से सनाया पीछे की तरफ अपने कदम लेते हुए बोली, देखो अनिरुद्ध, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ बात करने आई हूँ, क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। सनाया को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि ये अनिरुद्ध को वो पहले वाला अनिरुद्ध नहीं था जिसके साथ सनाया कंफर्टेबल होकर बात कर सकती थी। अब वो बहुत चेंज हो गया था और सनाया इस वक्त उसी के केबिन में उसके साथ अकेली थी। सनाया की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सनाया को खुद से ऐसे घबराते हुए देखकर अनिरुद्ध के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने सनाया की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है सनाया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे चेहरे की घबराहट कभी ना जाए। कहते हुए अनिरुद्ध सनाया की आंखों में देख रहा था। सनाया कुछ देर तो उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे दूर धकेलते हुए बोली, क्या हम दोनों पहले की तरह, मेरा मतलब है कि एक दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते? सनाया की बात सुनकर अनिरुद्ध को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आया कि उसने सनाया के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में पहले की तरह नॉर्मल बातें हो सकती हैं सनाया? तो क्या होगा, सनाया और अनिरुद्ध की दोस्ती हो पाएगी क्या फिर नहीं? या करवा पाएगी माही सनाया और अनिरुद्ध की शादी, या फिर कुछ और ही नया ट्विस्ट आने वाला है? ये तो आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अनिरुद्ध और सनाया की शादी होनी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उस कहानी को उसी तरह से डिजाइन कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।